So, welcome friends in today's session of salary income. After calculating various types of short sums based on pension, gratuity, house rent allowance, that is HRA, and rent-free accommodation, which includes various types of perquisites, which includes rent-free accommodation and motor car and so on. Now it's a time for understanding and preparing how the salary income statement is prepared. ये आज समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। सैलरी स्टेटमेंट वैसे बहुत लंबा चौड़ा होता है, तगड़ा होता है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में कवर किया है क्योंकि अगर मैं आपके सामने बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा स्टेटमेंट रखूंगा तो आप डर जाएंगे, वो इतनी सारी चीजें होती है। मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे ये लंबा चौड़ा ही होगा, तगड़ा ही होगा, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म देने की कोशिश की। चलिए, तो फॉर्मेट ऑफ सैलरी इनकम स्टेटमेंट, और इसमें अगर आप कोई सैलरी इनकम किसी भी व्यक्ति का सैलरी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं दोस्तों, तो आपने इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। इतनी चीज़ें अंदर आती है। मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, ये हेडिंग होगा। पता चलना चाहिए आप कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं। कितनी बार स्टूडेंट्स हेडिंग ही नहीं लिखते, पता ही नहीं चलता है कौन सा स्टेटमेंट बनाया है। कैपिटल गेन का स्टेटमेंट बनाया है, हाउस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट बनाया है, सैलरी इनकम का स्टेटमेंट बनाया है, किस व्यक्ति का स्टेटमेंट बनाया है, ये भी नहीं पता होता है। तो हेडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा हेडिंग अच्छे से लिखनी चाहिए, पूरी लिखनी चाहिए। कोई भी इनकम टैक्स का आप स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी। कोई भी इनकम टैक्स का स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी। पता चलना चाहिए कि कौन से प्रीवियस ईयर का आप स्टेटमेंट बना रहे हो, कौन सा करंट ईयर है, मीन्स असेसमेंट ईयर है, ये क्लियर होना चाहिए। हमारा करंट जो प्रीवियस ईयर है, यानी पिछला साल जो है वो 1920 है, और करंट ईयर जो अभी हमारा रनिंग है वो 2021 है। चलिए, अब तीन कॉलम आपने रेडी करनी होती है। पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज। सबसे पहले जो सैलरी स्टेटमेंट में जिसको स्थान दिया गया है वो है बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले जो आता है वो है बेसिक सैलरी। इसके बाद जो आता है वो है अलाउंसेस। अलाउंसेस में बेसिक के साथ जो जुड़ा हुआ आता है वो होता है डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी सबसे पहले लिखनी है आपने। सैलरी में सबसे पहला स्थान बेसिक का है, बेसिक के पास डीए आता है। उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की एंट्री होती है, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस हो गए। अब अलाउंसेस बहुत सारे हैं दोस्तों, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, रिसर्च अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, टूर एंड ट्रैवल अलाउंसेस हो गया, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस हो गया, बहुत सारे अलाउंसेस है। ठीक है, तो वो जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस है वो बेसिक सैलरी के बाद ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, जिसमें सबसे पहले डीए लिखना है। उसके बाद आप जो भी प्रकार के अलाउंसेस आपको सम में दिए गए हैं, पूछे गए हैं, उसकी स्थान आएगी, उसकी वैल्यूएशन करके यहाँ रखनी है आपने। इसके बाद बारी आती है परक्यूजिट्स की। अब परक्यूजिट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो परक्यूजिट्स में जो जो फैसिलिटीज, परक्यूजिट्स का मीनिंग क्या है हम समझ चुके हैं आगे। परक्यूजिट्स का मतलब है फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज कंपनी ने प्रोवाइड की है एम्प्लॉय को, उसका वैल्यूएशन करके यहाँ रखना है। जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स यहाँ रखना है, और उसमें से मैंने यहाँ दो एग्जांपल भी रखे हैं। मोटर कार की फैसिलिटी अगर कंपनी ने दी है एम्प्लॉय को, तो उसका वैल्यूएशन करके यहाँ रखना है। फ्री मील, खाने पीने की फ्री सुविधा दी गई है तो वो यहाँ आएगा। और बहुत सारी चीज़ें होती है, टेलीफोन दिया हो, मीन्स के मोबाइल दिया हो, फिर रहने की सुविधा दी गई हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है कर्मचारी को, वो सारी चीज़ें यहाँ आएगी। ठीक है, और उसके बाद आगे आएगा आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का वैल्यूएशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मली सम्स में आपको पूछते ही हैं। तो जो भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। तो आरपीएफ के अंदर कंपनी का जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी वैल्यूएशन है, वो आपने यहाँ रखना है कैलकुलेट करके। कंपनी ने कर्मचारी के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो वैल्यूएशन करके यहाँ रखना होगा आपको। अब ये जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, उस कंट्रीब्यूशन के अंदर
यहाँ उसके ऊपर हमें मिलता है ब्याज, यानी कर्मचारी को मिलता है, एम्प्लॉय को मिलता है ब्याज। तो जो भी एक्सेस इंटरेस्ट मिला है 9.5% से ज़्यादा जो रूल है, यहाँ पे 12% का रूल है एम्प्लॉयर्स एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। 12% से ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किया गया है तो 12% से जो भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया गया है उस पे लगेगा टैक्स, वो यहाँ हम वैल्यूएशन में लेंगे। मान लीजिए 15% है कंट्रीब्यूशन किया गया है तो 12% तक का एग्जम्पशन है, यानी एक्सेस हो गया 3%, तो 3% पे लगेगा टैक्स जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर। वैसे ही इंटरेस्ट में एग्जम्पशन लिमिट है 9.5%, 9.5% आरपीएफ का। तो आरपीएफ में जो भी ब्याज आपको मिला है अगर वो 9.5% से ज़्यादा है, मान लीजिए आप ब्याज मिला है 12.5% और एग्जम्पशन है 9.5%, तो डिफरेंस हो गया 3%, तो 3% हो गया एक्सेस। एक्सेस यानी ज़्यादा, ज़्यादा जो हो गया उस पर लगेगा टैक्स, तो उसका भी वैल्यूएशन होगा। इसके साथ साथ अन्य जितने भी फायदे हैं जो कर्मचारी को मिलते हैं, जैसे बोनस मिल गया, कमीशन मिल गया, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, जैसे ग्रेजुटी हो गया, पेंशन हो गया, एक तो आ गया प्रोविडेंट फंड, और भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो है और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो भी मिल रहे हैं कर्मचारी को, गिफ्ट्स मिल गई, तो ये सारे के सारे टैक्सेबल है डिपेंडिंग जो भी इनके रूल्स है। जैसे ग्रेजुटी के रूल्स है, पेंशन के रूल है, गिफ्ट के भी रूल है, तो जो भी रूल्स है उस रूल को फॉलो करके वैल्यूएशन करके टैक्सेबल वैल्यूएशन निकालनी, कैलकुलेशन करनी है। तो इन सब का जो भी अमाउंट बनता है यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। मुझे एक्स अच्छा लगता है तो मैं एक्स फॉलो करता हूँ, तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। और जो भी टोटल आएगा ग्रॉस सैलरी बाहर, इन सब का टोटल जो होगा उसको कहेंगे ग्रॉस सैलरी, जो आउटर कॉलम में लेंगे। अब इसमें से जो होता है स्पेसिफिक डिडक्शंस डिडक्ट होते हैं एज पर सेक्शन 16। तो स्पेसिफिक डिडक्शंस लेने हमने, मैक्सिमम दो ही होते हैं। देयर आर टू मैक्सिमम स्पेसिफिक डिडक्शंस। सेक्शंस अगर आपको एग्जाम में याद रहे तो ही लिखने हैं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहला स्पेसिफिक डिडक्शन है एग्जम्प्टेड एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ही ये वाला एग्जम्पशन मिलता है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा, तो इसका ध्यान रखना है। तो उसके बाद अगला जो एग्जम्पशन मिलता है वो है प्रोफेशनल टैक्स। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स का एग्जम्पशन मिलता है, अगर ये टैक्स पे किया गया है तो इसका फायदा यहाँ से हम ले सकते हैं। तो इन दोनों का वैल्यूएशन करके आउटर कॉलम में ले लेना है, और जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से ये अमाउंट स्पेसिफिक डिडक्शन के अमाउंट डिडक्ट करके यहाँ पे हमारा सैलरी स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी हमें यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की है। इसे लेंथी करना हो तो मैं 2 पेज का भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। और जब हम एंट्री करेंगे तब ये सब चीज़ें इंडिविजुअली होगी। बोनस हम इंडिविजुअल दिखाएंगे, कमीशन हम सिंगल दिखाएंगे, ग्रेजुटी अलग से दिखाएंगे, कोई मिक्स नहीं कर देने वाले। लेकिन ये नॉट शॉर्ट फॉर्मेट। चलिए, तो अब इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके नीचे मैंने एक दो नोट्स रखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो है इसकी छोटे से रूल्स हैं, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके रूल पे फॉलो करते हैं थोड़ा, क्या रूल्स हैं इसके। चलिए, एनी कंट्रीब्यूशन टू द आरपीएफ दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कंपनी, कंपनी ने अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया है कर्मचारी के अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, जैसे सेविंग अकाउंट खुलता है ना, जैसे करंट अकाउंट खुलता है, सेविंग अकाउंट खुलता है बैंक में, वैसे ही प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलता है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोला गया है कर्मचारी का, उसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन भी होता है, कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है फ्यूचर बेनिफिट के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। वैसे ही कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी अगर कंट्रीब्यूट करती है तो, अभी मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, अगर कंपनी कंट्रीब्यूट करती है और वो परसेंटेज 12% से ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस ऑफ 12% हो जाता है ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी जो भी एक्सेस परसेंटेज होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 15% अगर कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है और एग्जम्पशन 12% है तो 3% पे लगेगा टैक्स। वैसे ही जो इस
रकम में, ये कंट्रीब्यूशन जो जमा हो रहा है इस अकाउंट के अंदर, आरपीएफ अकाउंट के अंदर, उसपे जो ब्याज मिल रहा है इंटरेस्ट, और उसका अगर परसेंटेज की हम बात करें, एग्जम्पशन परसेंटेज 9.5% है, और उससे भी अगर ज़्यादा मिल रहा है, जैसे 12.5% मिल रहा है, या मान लीजिए 13.5% मिल रहा है, 13.5% अगर ब्याज क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है कर्मचारी के पीएफ के अकाउंट के अंदर, तो 4% एक्सेस हो गया। 13.5 माइनस 9.5, 13.5 माइनस 9.5 करेंगे तो 4% एक्सेस हो गया, तो वो हो जाएगा टैक्स। वैसे ही ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ तो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर कर्मचारी कंट्रीब्यूशन करता है, सॉरी कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है आरपीएफ के अंदर, तो एक्सेस जो लिमिट है उसके ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन जमा किया जा रहा है तो उस पे लगेगा टैक्स। लेकिन अगर यही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय जमा करता है तो अपने ही अकाउंट में, कर्मचारी खुद कंट्रीब्यूशन करता है, दोनों कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी कर सकता है, एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, नॉर्मली साथ में किया जाता है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज कंसिडर एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 86। तो ये फायदा मिल जाएगा अगर कर्मचारी कंट्रीब्यूशन कर रहा है आरपीएफ के अंदर। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने 15% डाले आरपीएफ के अंदर, और कर्मचारी ने 15% डाले आरपीएफ के अंदर, टोटल 30% हो गया। अगर एम्प्लॉयर 15% डाल रहा है तो 3% पे लगेगा टैक्स, 12% से ज्यादा होगा, एक्सेस पे लगेगा टैक्स। लेकिन कर्मचारी ने जो 15% डाला है, वो बल्कि डिडक्शन में मिलेगा, वो फायदे में मिलेगा अलग से, एटीसी। यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है वो तो करना ही है अपने स्टेटमेंट में, अलग से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी लिख के स्टेटमेंट में आगे, और हम डिडक्शन लेके हमारी टैक्सेबल सैलरी की रकम और हमारी कम हो सकती है। इसे टैक्स प्लानिंग कहते हैं, हाउ टू रिड्यूस टैक्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। ऊपर देखा था ना परक्यूजिट मोटर कार, मोटर कार सबसे इंपॉर्टेंट परक्यूजिट है, और इसका वैल्यूएशन करना हमें आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मोटर कार का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो मोटर कार की डिटेल थोड़ी देख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना सर नहीं पूछते हैं आपको। दो चीजें कंफर्म होती है, बहुत सारी चीजें कंफर्म होती है, बेसिक आता है, डीए आता ही आता है कैलकुलेशन में। कुछ अलाउंसेस आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में। मोटर कार का वैल्यूएशन ज्यादातर पूछते हैं, और आरपीएफ तो पूछते ही पूछते हैं। इतनी चीजें कंफर्म होती है आपके एग्जाम में, इस सैलरी की स्टेटमेंट में जब आप कैलकुलेशन करते हैं। इफ मोटर कार इज यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, अगर ऐसी सिचुएशन है कंपनी ने कर्मचारी को मोटर कार दी है यूज करने के लिए, और वो बिजनेस पर्पस प्लस 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 पर्सनल पर्पस के लिए अगर यूज हो रही है, साथ में कंबाइन यूज हो रही है, मिक्स यूज हो रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका एक शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है जो मैंने आपके लिए स्पेशली रेडी किया है। तो वो फॉर्मेट फॉलो करना है वैल्यूएशन के लिए। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या रूल्स है। तो फॉर्मेट पूरा ही ले लेते हैं तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अगर मोटर कार की फैसिलिटी दी है तो मोटर कार की वैल्यूएशन कैसे करनी है। वेयर द सीसी ऑफ इंजन, यानी क्यूबिक कैपेसिटी, हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, तो उसमें सीसी होती है। बाइक्स की जब हम बात करते हैं तो भाई 125 सीसी की है, 150 सीसी की, हमने शायद ऐसे वर्ड्स सुने होंगे। तो वैसे ही कार में भी होता है, कार जब हम कोई खरीदते हैं यूज करते हैं तो उसमें भी सीसी होता है। तो वो सीसी के बेसिस पे हमने टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो हमारा बेस होगा एक कार की सीसी कितनी है, और प्लस मेंटेनेंस जो है वो कौन भुगत रहा है, मेंटेनेंस एंड रनिंग एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, कौन खर्च कर रहा है, कौन पे कर रहा है, उसके बेसिस पे हम ये रकम नक्की करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार फाइनल करेंगे। यहाँ से हम टैक्सेबल वैल्यू निकालने वाले हैं, एग्जम्प्टेड वैल्यू नहीं है दोस्तों, खास ध्यान रखना, टैक्सेबल वैल्यू है। चलिए तो सीसी देख लेते हैं। डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर्स, या कह सकते हैं 1600 सीसी से कम हो तो मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस अगर कंपनी ने किया है, किसने किया, एम्प्लॉयर मींस कंपनी ने किया है, तो इस तरीके से वैल्यूएशन। अगर 1600 सीसी से कम होगा तो 1800 रुपये टैक्स लगेगा एक महीने का, अगर ड्राइवर होगा तो ड्राइवर का 900 ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर खर्चा कर्मचारी कर रहा है तो महीने के 600 और 900 रुपये ऐड कर देने ड्राइवर के। ड्राइवर का कॉमन है हर जगह पे, आप देख सकते हैं। अगर ड्राइवर की फैसिलिटी है तो हर जगह पे 900 रुपये फिक्स है, वो टैक्सेबल होगा हर महीने के 900, ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। यानी कंपनी ने गाड़ी दी है, गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी दिया हो, दो दो फैसिलिटी एक तरीके से। ठीक है, तो अगर 1600 सीसी से कम है
तो 1800 कंपनी पे करेगी, और कर्मचारी अगर खर्चा करती है तो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 600। 1600 सीसी से ज्यादा हो, इफ इट एक्सीड 1600 सीसी, यानी ये स्मॉल कार की बात हुई। अब बिग कार की बात है, अगर कार बड़ी है, तगड़ी है, तो वहां पे 2400 पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू कंपनी को पे, अगर कंपनी ने पे किया है तो 2400 रुपए का टैक्स लगेगा। किसके ऊपर? कर्मचारी के ऊपर। If the expenses are paid by company, it is taxable in the hands of employee 2400 per month. अगर कंपनी खर्चा करती है कार के ऊपर तो हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है। अगर हम खुद खर्चा करते हैं कार के ऊपर, मेंटेनेंस का खर्चा हम खुद करते हैं, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो समझदारी इसी में है कि गाड़ी का खर्चा, अगर हम गाड़ी हम चला रहे हैं, भले कंपनी के लिए हो और पर्सनल पर्पस के लिए हो, मिक्स्ड पर्पस हो, खर्चा अगर हम करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये है मोटर कार के वैल्यूएशन का स्टेटमेंट आपके सामने। चलिए, इसके बाद इसमें जो ये तो पर्सनल मिक्स पर्पस हो, तो बिजनेस पर्पस के लिए हो तो सिर्फ रिमेंबर दैट इफ कार इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए हो तो इट इज नॉट टैक्सेबल, फुल्ली टैक्स फ्री है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए कार यूज की जा रही है, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है। स्टेटमेंट में एंट्री कैसे होगी? मोटर कार परक्यूजिट ब्रैकेट में लिखना होता है यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, इट इज फुल्ली टैक्स फ्री, और इट इज नॉट टैक्सेबल, या इट इज टैक्स फ्री। इस तरीके से स्टेटमेंट लिख के अमाउंट की कॉलम में नील लिख देना होता है, नील। चलिए, इसके बाद ये हो गया मिक्स्ड यूज पहले, उसके बाद आया पर्सनल पर सॉरी बिजनेस पर्पस ओनली। अब सिर्फ पर्सनल पर्पस हो तो वैल्यूएशन का कुछ है? हाँ सर है। पर्सनल पर्पस हो तो भी ध्यान रखना है। अगर मोटर कार सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो उसका वैल्यूएशन 2 पॉइंट के हिसाब से किया जाएगा। 2 पॉइंट को हम ध्यान में लेंगे। Actual amount of expenditure incurred by the employer means company on the running and maintenance of motor car including drivers remuneration। जो भी खर्चा कंपनी ने किया हो, कार सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए हो, कर्मचारी अपने यूज के लिए कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए, कंपनी के पर्पस बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ पर्सनल पर्पस हो, तो वैल्यूएशन करना है इस तरीके से। जो भी खर्चा कंपनी ने किया है मोटर कार के पीछे इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी, वो टैक्सेबल होगी अमाउंट, प्लस 10% per annum of actual cost of motor owned wear and tear on higher charges as reduced by recovery from employee salary। यानी जो भी वैल्यू है मोटर कार, मान लीजिए 25 लाख की मोटर कार है, उस पर 10% लग जाएगा। यानी 25 लाख पे 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए यूँ समझ लीजिए आपने भाड़ा पे किया है। पर्सनल पर्पस के लिए यूज करें तो फ्री में यूज करने नहीं मिलेगा, उस पर लग जाएगा आपको टैक्स। तो 2.5 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा गाड़ी के प्राइस के हिसाब से, और यानी वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी आपकी, एक तरीके से उस पर लगेगा टैक्स। और उसके साथ साथ अगर कोई आपकी सैलरी में से कोई अमाउंट डिडक्ट किया गया है इस परक्यूजिट के लिए, कि हर महीने आपके सैलरी में से 2,000 रुपये काट लिए जा रहे थे, तो वो आप यहाँ से काट सकते हैं रिकवरी पे। तो दो चीज़ें ऐड होगी, एक मेंटेनेंस खर्चा जो कंपनी ने किया हो वो टैक्सेबल होगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, प्लस जो भी अमाउंट है मोटर कार का उस पर 10% लग जाएगा, उसके कॉस्ट प्राइस पे 10% टैक्सेबल माना जाएगा, वो टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। और कोई रिकवरी यानी कोई डिडक्शन किया गया है एम्प्लॉयज की सैलरी में से, तो हम उसको यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मेट समझ लिया दोस्तों। हमने फॉर्मेट के साथ साथ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आरपीएफ और मोटर कार की, ये थोड़ी सी जो मेन पॉइंट्स है वो कवर कर लिए।